शुरू करें। 3 क्वेश्चंस 7 रूल हो गए थे और 3 क्वेश्चन से डिस्कस करना शुरू करना। 7 रूल्स और 7 रूल्स जो भी मैंने डिस्कस किए सबसे कॉमन रहते हैं, इसलिए सबको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए बनाना है। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम सीइंग हिम दिस इवनिंग। I am seeing him this evening at 5. No error. D. Second, my teacher told me that the earth went round the sun. A, B, C. No error. Question number 3. I am hearing that the meeting is likely to be postponed. क्या जवाब है? क्या जवाब है भाई? I am seeing him this evening at 5. My teacher told me that the earth went round the sun. I am hearing that the meeting is likely to be postponed. अब इसमें क्वेश्चन देखें तो आंसर में सबसे पहले क्या करते हैं लोग? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ए में करके आ जाते हैं, और आपने भी किया होगा और पिछली क्लास में ही मैंने वार्निंग दी थी कि ये रटने की जरूरत नहीं है, ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सी है, हियर है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। इसका मीनिंग देखना है। इसमें नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। अब इसमें नो एरर क्यों है? आपने एक किया होगा, मुझे पता है सब यही करते हैं, और फिर चैलेंज भी किया था, एग्जाम वाले चैलेंज भी करते थे बच्चे, फिर चैलेंज भी करते। आई एम सीइंग हिम दिस इवनिंग एट 5। मैं 5 बजे उसको देख रहा हूँ आज शाम। क्यों 5 बजे के पहले आपकी आंखें ठीक नहीं है? 5 बजे के पहले आंखें खराब है, दिखेगा नहीं। तो यहाँ सी का मतलब देखना है ही नहीं, सेंस ऑर्गन का मतलब है ही नहीं। सी का मतलब मिलना भी होता है। तो जब सी का मतलब मिलना होगा तो किसी टेंस में लिखिए, क्या पड़ता है? मिलना किसी में हो, तो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, जहां ले जाना है ले जाइए। तो यहाँ वर्ड सी लिखा, लेकिन ये सेंस ऑर्गन की बात नहीं कि 5 बजे वो मुझे दिखेगा आज शाम। 5 बजे आज शाम को दिखेगा, ऐसी बात नहीं। मैं 5 बजे शाम उससे मिलूंगा, कहते हैं सी यू लेटर, सी यू अगेन।
तो सी यू लेटर, सी यू अगेन का मतलब क्या होता है कि अभी नहीं दिख रहे हो, बाद में देखेंगे, अभी तुम नहीं दिख रहे हो मुझे। सी यू लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में मिलेंगे, मिलना होता है, तो विजिट का सेंस है। तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये बात आपको पहले बता दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा नेक्स्ट डे में, ताकि आपको थोड़ा सा तैयारी रहे आप। तो सी का वर्ड याद नहीं करना है, देखना है कि सेंस, यहाँ सी का मतलब नेचुरल एक्शन है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, सी का मतलब देखना, मतलब आंख है इसलिए दिख रहा, आंख खुला है तो दिख रहा है, ये हुआ। यहाँ तो आप प्लानिंग बता रहे हैं कि शाम में 5 बजे उससे मिलूंगा, ये कहने का सेंस है मिलना, सी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ सेंस क्या है, मिलना। यहाँ सी का मतलब सेंस क्या है, मीट या विजिट। और मीट और विजिट जो है ये सेंस ओरिएंटेड का काम है ही नहीं। माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन। तो पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर जाती है, तो आज जाती है, पहले नहीं जाती थी, या पहले जाती थी आज नहीं जाती है, तो आज भी जाती है, पहले भी जाती है, तो हमेशा जाती ही रहेगी। तो वेंट का कोई मतलब ही नहीं, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या होना चाहिए, गोज अराउंड द सन। सेकंड, ये तो सबने सीख किया होगा। आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग का मतलब क्या, सुनने में आया, इसका सुनने का मतलब क्या, नेचुरल, आप चल भी रहे हैं, कोई बोलेगा तो भी सुन जाएंगे, कोई कहीं बातचीत कर रहा है और आपको सुनने में आ सकता है, तो सुनने में आया है का मतलब क्या, सुनने में आया है का क्या मतलब हुआ, सुनने में आया हुआ का मतलब हुआ कि अभी आपने हाल फिलहाल में इस बात को सुना है। सुनने में आया का यही मतलब है कि हाल फिलहाल में आपने ऐसा सुना है। इसका मतलब क्या, कि ध्यान देकर सुना होगा तभी सुनने आया, ऐसे तो मतलब नहीं है। आप कहीं चल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और कोई बोल रहा है तो आप सुन लेंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा फिर भी आप सुन लेंगे। ठीक है, आप कमरे में सोए हुए, कोई बोल रहा है तो भी आप सुन लेंगे। तो ये कहने का मतलब सुनने में आया है कि द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन, यानी कोई बात करा था आपने सुन लिया। तो ये तो नेचुरल बात हुई ना, कोई बोल रहा होगा, आपने ध्यान एकदम ध्यान देके खोज कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि बोलने का इसका मतलब सुनने में आया, यानी कोई बोल रहा होगा, कहीं डिस्कशन हो रहा हो, कहीं देख लेते, नॉर्मल बात हुई, कोई बोला आपने सुन लिया। तो ये क्या होना चाहता, आई हियर। या यूं भी समझ लिए कि जब हमको ये कहना है कि सुनने में आया है, तो उसको हम आई हियर ही कहते हैं। क्योंकि आपका कहने का सेंस होता है कि नॉर्मली आपने सुना, एकदम खोज करके, डिवाइन करके, ध्यान लगा के सुना, ऐसी बात नहीं है। सुनने में आया का मतलब कोई चर्चा कर रहा होगा, आपने सुन लिया, आपने भी सुन लिया, आपके भी कान तक बात आ गई और नॉर्मली आ गई। इसलिए क्या होना चाहिए था, आई हियर दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। क्लियर है, आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अभी तक हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अभी तक हमने 7 रूल डिस्कस किए, 7 रूल हमने डिस्कस कर लिया, और कुछ रूल डिस्कस करने बाकी है। रूल 8, तो पिछली क्लास में हमने सेंस ऑर्गन की बात की थी, आगे आते हैं। वर्ब ऑफ पोसेशन, रिलेशन और ऑनरशिप, कि कोई भी ऐसा वर्ब जो पोसेशन बता रहा हो, रिलेशन बता रहा हो, और साथ साथ ऑनरशिप बता रहा हो, पोसेशन, रिलेशन और ऑनरशिप। तो पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स, उन सब को, उन सब को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे अब हिंदी में कुछ भी करें, कि मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम, हिंदी में लिखते जाइए कि मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। या कोई कहता है मेरे पास, मैं एक कलम का मालिक हूँ। या कोई ऐसे कहता है मुझे भी एक कलम है, लिख लिया सब, मुझे भी एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ। जैसे किसी के पास कार है तो ऐसे कह सकता है मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूँ। कोई अब कार तो मुझे भी है। कोई ऐसे भी कह सकता है मैं एक कार का मालिक हूँ, मैं एक कार का स्वामी हूँ। अब मेरे पास कार है, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नियर अ कार, कार इज नियर मी। या मैं एक कार रखता हूँ, आई कीप अ कार। मैं एक कार का, आई एम ए मास्टर ऑफ अ कार, आई एम एन ऑनर ऑफ अ कार। तो ऐसे नहीं, अगर हिंदी में अगर बोल भी रहे कि मैं एक कार का स्वामी हूँ, मैं एक कार का मालिक हूँ, मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास एक कार है, तो भी ऐसे इंग्लिश में नहीं बोलते। इंग्लिश कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम पोसेशन, रिलेशन और ऑनरशिप के लिए करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, हिंदी का जो पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप है, और इंग्लिश का जो पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप है, वो एक जैसा बोला जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ऑनरशिप दिखाने के लिए हम ये कहते हैं, पोसेशन दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं एक कार रखता हूँ, ठीक है।
या मैं एक कार का मालिक हूँ। लेकिन संबंध बताने के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं एक बेटा रखता हूँ, मैं एक बेटे का मालिक हूँ, बोल ही नहीं सकते ऐसा। तो हिंदी में संबंध और अधिकार जो बताना है, ये बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हिंदी में अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में एक ही तरीका है। हिंदी में संबंध बताने, जिस तरह से हम संबंध बताते हैं उसी तरह से अधिकार नहीं बता सकते, दोनों के लिए अलग अलग तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश कहता है कि चाहे संबंध बताना हो तो भी उस वर्ड का इस्तेमाल करना है, चाहे अधिकार बताना हो तो भी उसी वर्ड का इस्तेमाल करना है, और वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कैसे इस्तेमाल कर, जैसे देखना, अब किसी ने कहा कि मैं एक कार रखता हूं, तो आई हैव अ कार, पोसेशन रिलेशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव अ कार का कि मेरे पास, भले किसी ने, सामने वाले ने कहा कि मैं एक कार का मालिक हूं, मैं एक कार का स्वामी हूं, या एक कार मुझे भी है, इंग्लिश में क्या दिया, आई हैव अ कार। इसका मतलब ये भी हुआ कि पोसेशन रिलेशन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, और पोसेशन रिलेशन में हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं, और हैव हैज के बाद नाउन आता है। तो किसी के दिमाग में अगर ये है कि हैव हैज तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ये भी गलतफहमी दूर कर लीजिए कि एमिजार जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, और कब आया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब एमिजार के साथ हमने नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, तो एमिजार हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया। इसी तरह से अगर आपने हैव और हैज का इस्तेमाल किया, हैव और हैज का इस्तेमाल किया, और उसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये जरूरी नहीं होता है कि हैव हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सेट रहता है कि हैव हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। हैव हैज के साथ कैसे और वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, इस बात पर डिपेंड करता है। तो हैव हैज के साथ अगर नाउन का इस्तेमाल हुआ, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सामने वाला और सामने वाला संबंध बताने की कोशिश कर रहा है। अब अगली बात समझना ये, जैसे कि आई हैव अ कार हमने कहा, तो हमने ये कहा कि मेरे पास एक कार है या मैं एक कार का मालिक हूं। अब सपोज करो कोई कहता है आई हैव अ सन, तो चूंकि आई हैव अ कार का मीनिंग ये निकला, या हिंदी में लिखा था कि मैं एक कार का मालिक हूं या मैं एक कार रखता हूं, और इंग्लिश में हमने बना दिया आई हैव अ कार, और फिर अगला सेंटेंस इंग्लिश में था आई हैव अ सन, तो उसका हिंदी मीनिंग ये निकालते कि मैं एक बेटा रखता हूं या मैं एक बेटे का मालिक हूं। और आप लॉजिक दे रहे हैं कि अभी तो मैंने हिंदी में आपको कहा था कि मैं एक कार का मालिक हूं, मैं एक कार रखता हूं, तो आपने बना दिया आई हैव अ कार। अब फिर आप कह रहे हैं आई हैव अ सन, तो फिर आई हैव अ सन का भी यही मतलब होना चाहिए, मैं एक बेटा रखता हूं, मैं एक बेटे का मालिक हूं। तो यही बात मैंने आपको बताया कि जब हिंदी में आपको अधिकार या संबंध बताना, तो आप हिंदी के हिसाब से चलिए। इंग्लिश में अधिकार और संबंध दोनों को बताने के लिए हैव और हैज ही है, और कुछ नहीं है। जबकि हिंदी में अधिकार बताने के लिए अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, संबंध बताने के लिए अलग तरह के संबंध का इस्तेमाल होता है। लेकिन इंग्लिश में अधिकार और संबंध बताने के लिए एक ही तरह का सेंटेंस होता है, इसलिए एक का मीनिंग निकाल के दूसरे पे थोपने की जरूरत नहीं है। अगर हम लिखते हैं ही हैज टू sons, he has two sons, तो he has two sons अगर हम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके दो बेटे हैं। ये कहने का सेंस है कि वह दो बेटा रखता है, वह दो बेटा रखता है, ऐसी बात नहीं करके ही हैज टू ब्रदर्स, मतलब उसके उसके ही हैज टू सन्स, उसके दो बेटे हैं, ही हैज टू डॉटर्स, उसके दो बेटियां हैं। ठीक है, तो हिंदी में अधिकार आप जैसे बनाते हैं वैसे बताइए, संबंध जैसे बताते हैं वैसे बताइए। इंग्लिश में अधिकार और संबंध की बात करना, पोजीशन रिलेशन की बात करना, तो हैव हैज का इस्तेमाल कीजिए, और हैव हैज के साथ नाउन का इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, तो हैव हैज के साथ नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैव हैज के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैव हैज टू प्लस बी वन एक्सटर्नल कंपल्सन दिखाता है, और हैव हैज के साथ नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो पोसेशन रिलेशन दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई स्ट्रक्चर। इस पर मैं और राज खोलूंगा अभी। अभी तो कितने रूल्स हुए, 8 रूल्स हुए, और इन सारी बातों को हम लोग क्या करते थे,
कि ता है ती है तेहे से निकाल देते थे। ये बात नहीं बनेगी, ये बात नहीं बनेगी। अब सपोज करो सेंटेंस हम लिखते हैं कि आई एम बिलोंगिंग टू इंडिया। हम कहना चाहते हैं मेरा संबंध भारत से है। ये क्वेश्चन जो है दो तरह से एरर में आता है। आता है कि आया हुआ है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को चुनकर सामने लाया। दो तरह से आता है। एक तो प्रीपोजिशन के मिस्टेक के साथ आता है, प्रीपोजिशन के मिस्टेक के साथ आता है, और एक आता है टेंस के मिस्टेक के साथ। जैसे इस सेंटेंस में मैंने आपसे जो पूछा है, ये टेंस के मिस्टेक के हिसाब से पूछा है। आई एम बिलोंगिंग, बिलोंग वर्ड क्या होता है? रिलेशन बताता है। बिलोंग, बिलोंग का मतलब क्या था? किसी से संबंधित होना। तो बिलोंग पोसेशन बताता है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते। और कई बार एग्जाम में आप देखेंगे कि बिलोंग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख देगा या पास्ट कंटिन्यूअस में लिख देगा। तो बिलोंग का मतलब होता है संबंध बताना, किसी से संबंध बताना, किसी से संबंधित होना। और संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, इसको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। जैसे ओन भी है, ओन भी वर्ब की तरह यूज होता है। जब ओन का वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो ओन का मतलब होता है किसी पर अधिकार होना। ओन एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है अपना। तो ओन जो है ये वर्ब भी है। वर्ब के मतलब क्या होता है? किसी का किसी पर अधिकार होना। जैसे हम कहते हैं ही ओन्स अ कार। कल को अगर एग्जाम्पल में आ जाएगा तो हो सकता है यही कि ही इज ओनिंग अ कार। जैसे हिंदी में वो तो कार रख रहा है, हिंदी में कहते हैं वो तो कार आजकल कार रख रहा है, या वो कार रख रहा है, वो हाथी घोड़े रख रहा है। तो हिंदी में कॉन्टिन्यूअस भी बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में पोसेशन की जैसे बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे आप हैव से बनाइए, चाहे सीधा पोसेशन बताने वाला कोई वर्ड है, चाहे बिलोंग है, ऑन है, ये सब सीधा पोसेशन बताता है। तो इसको भी कंटिन्यूअस में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आई बिलोंग टू इंडिया। कभी कभी क्यों से एग्जाम में क्या करता है, आई बिलोंग तो ठीक रखता है, आई बिलोंग तो ठीक रखता है, ये टू को कर देता है फ्रॉम। क्योंकि हिंदी में हम क्या कहते हैं, मैं भारत से संबंधित हूं, मेरा संबंध भारत से है, या मैं भारत का रहने वाला हूं। तो मैं भारत का रहने वाला हूं या मैं भारत से संबंधित हूं, इसको हम कह सकते हैं आई बिलोंग टू इंडिया। लेकिन चूंकि हिंदी में कहते हैं मैं भारत से संबंधित हूं, भारत से संबंधित हूं, मैं भारत से हूं, तो चूंकि हिंदी में से का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टू की जगह फ्रॉम लिख देते हैं। आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया। कुछ लोग तो स्पोकन इंग्लिश में बोलते भी आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, ही बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया। तो हिंदी के से को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये कर देंगे कि मैं भारत से हूं और लिख देंगे आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, या वो भारत से है, ही बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो बिलोंग से दो तरह का एरर आता है। एक टेंस की गलती आती है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख देगा। और दूसरी गलती इसकी आती है प्रीपोजिशन की, टू की जगह फ्रॉम कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 9। और अभी जिस रूल से सिर्फ क्वेश्चन पूछता, मैं सिर्फ उसी रूल को इतने रूल है जिससे साफ साफ क्वेश्चन पूछता है, और आज भी देख लिया था ना, और आगे तो अब तो डेली में क्वेश्चन ही पूछूंगा। इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं, जो अभी मैंने रूल पढ़ाया था इसका मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर इसको आता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ। इसमें जगह है तो इसी में लिख दूंगा। अच्छा, इसमें तो जगह है नहीं। देखो एक ऐसे एक आया हुआ क्वेश्चन देखो, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स। और इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स। और मान लो अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स। तो ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसके कई मित्र हैं, उसके कई दोस्त हैं। तो अगर हम कहना चाह रहे हैं उसके कई मित्र हैं, उसके कई दोस्त हैं, उसके कई मित्र हैं, तो पोजीशन रिलेशन की बात हुई, यही बात हो रही है। और इसमें क्या लिख दिया, ही इज हैविंग, एमएजआर का भी इस्तेमाल कर दिया और आईएनजी का भी इस्तेमाल कर दिया। और हैव का इस्तेमाल पोजीशन के लिए होता है, उसमें आईएनजी लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यू अगर कोई इसमें पूछेगा
कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहना पड़ेगा कि क्योंकि इज के तुरंत बाद क्या है, किसी वर्ड में आईएनजी लगा है। तो एमिजार हो और उसके तुरंत बाद किसी वर्ड में आईएनजी लगा, तो मैंने एक दो क्लास पहले भी बताया था आपको कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, खाली एमिजार नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एमिजार के साथ कोई वर्ब हो और उसमें तुरंत क्या हो, आईएनजी लगा हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया और बता तो रहा है कि उसके कई मित्र हैं, बताना तो यही चाह रहा है कि उसके ढेर सारे फ्रेंड है, उसके ढेर सारे मित्र हैं। तो उसके ढेर सारे फ्रेंड है, उसके ढेर सारे मित्र, ये पोसेशन रिलेशन बताना होगा, और पोसेशन रिलेशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए गलत हो गया। इसको क्या लिखना पड़ेगा, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। और इस तरह क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, कई बार देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 ये कहता है मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शंस का मतलब है मेंटल एक्शंस का मतलब है कि मानसिक क्रिया, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये कोई मेंटल एक्शन नहीं है, ये फिजिकल एक्शन है। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे खड़े होना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, ये सारे फिजिकल एक्शंस हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ सोचना हो आपके विषय में, किसी चीज के विषय में, तो वो मेंटल एक्शन नहीं होगा ना। तो मेंटल एक्शन का मतलब हुआ जो दिमाग में अपने आप चल रहा है, जो एक्शन दिमाग में अपने आप, मानसिक मन की क्रिया है। तो जो काम आप मन ही मन करते हैं या मन से करते रहते हैं, वो क्या है, मानसिक क्रिया है। और जिसमें शरीर इन्वॉल्व हो गया, जिसमें चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हरकत आएगा, मूवमेंट होगा, वो फिजिकल एक्शन। तो ऐसा एक्शन जिसमें कि हमें मूवमेंट ना करना पड़े, मन ही मन अंदर अंदर काम चलता, वो मेंटल एक्शन। इसलिए जो मेंटल एक्शन ज्यादा करता है वो ज्यादा थकता है, क्योंकि शरीर उतना थकाता नहीं जितना मेंटल एक्शन थकाता है। इसलिए जो ज्यादा सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनसे मानसिक डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अंदर में ही है। शरीर आपको दौड़ लीजिए 5 किलोमीटर और हेल्दी होगा और अच्छा होगा, शरीर से जितना काम करेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन दिमाग को जितना उल्टी पुल्टी पॉजिटिव चीज सोचेंगे तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव सोचने में लगा दिया तो दिमाग उल्टा काम कर देगा आपको। तो जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो मन ही मन होता है, या जो हमारे दिमाग के अंदर होता रहता है, या हमारे दिमाग के मन से संबंधित जो क्रियाएं हैं, उन सब आपको आप मेंटल एक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और मेंटल एक्शन का टेंस जो है हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है या किसी टेंस में। हिंदी में बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, मुझे नफरत हो रही है, ऐसा मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो हिंदी में खूब लिखते हैं, हिंदी में खूब ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, मैं पसंद कर रहा हूँ, मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो ये सारे आप हिंदी में खुल के कंटिन्यूस बोलते हैं, लेकिन इसकी एक की भी इंग्लिश अगर आपने कंटिन्यूस में बना दी तो सब गलत हो जाएगा। इसका मतलब जितने हमारे मेंटल एक्शन तो लिख ही दिया था, जितने हमारे मेंटल एक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी मेंटल एक्शन है, जैसे लव, ये एक मेंटल एक्शन है। लाइक मेंटल एक्शन है। हेट मेंटल एक्शन है। डिसलाइक, जिसको हम नफरत करते हैं उसको देखते ही दिल में कुछ कुछ होने लगता है ना, या पसंद करते तो भी कुछ होने लगता है, लाइक करते तो भी कुछ होता है, डिसलाइक करते तो भी अपने आप कर, शरीर से कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर कुछ शुरू हो जाता है। तो लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, नो, थिंक, सोचना। सोचना भी क्या है, दिमागी काम है सोचना। बिलीव, डिसबिलीव, सपोज, want, wish, feel, ये सब क्या है, मेंटल एक्शन दिखाता है। अंडरस्टैंड, होप, ये सारे के सारे मेंटल। जिसमें से आया हुआ क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा है, कई बार, ये जो कई बार पूछा है, ये एक दो बार नहीं, ये सब कई बार पूछा हुआ वर्ड है।
ये सब मेंटल एक्शन है, इसलिए इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो गलत माना जाएगा। माना जाएगा क्या? गलत होता ही है। और जैसे किसी को कहना है कि मैं तो भगवान में विश्वास कर रहा हूं, यानी कर रहा हूं आप कहना चाहते हैं या करते हैं कहना चाहते हैं, जो भी कहिए। तो आप अगर कहना चाहते हैं कि मैं तो भगवान में विश्वास कर रहा हूं, तो अगर आपका कहना यह है कि मुझे भगवान में विश्वास है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चाहे, लेकिन मुझे भगवान में यकीन है, मतलब यकीन है, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर आप ऐसा लिख देंगे कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, बिल्कुल गलत हो गया कि मैं भगवान में यकीन कर रहा हूं, मैं भगवान में यकीन कर रहा हूं। भगवान में यकीन है तो यकीन है, नहीं है तो नहीं है, दो ही बात होगी। यकीन है तो यकीन है और नहीं है तो नहीं है, दो ही बातें होगी। तो आई एम बिलीविंग इन गॉड की जगह क्या होगा? आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो मुझे भगवान में यकीन है। ये आपको कहना है, आप कहना चाह रहे हैं मैं जान रहा हूं, आपको कहना कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं ये, और आपने लिख दिया, मुझे आपको हिंदी में कहना था मैं जान रहा हूं यह, और आपने लिख दिया आई एम नोइंग इट। या आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूं, आपने लिख दिया आई एम होपिंग। या लिख दिया वह सोच रहा है, और आपने लिख दिया इज थिंकिंग। हिज थिंकिंग, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये सारे के सारे गलत। ये नॉर्मली जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता। अब देखिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मली, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो भी सकता है। तो पहले नॉर्मली समझ लेते हैं कि पहले नॉर्मली ये नहीं होता, फिर मैं कब हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ। तो आई एम नोइंग इट की जगह क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, क्या हो जाएगा? आई नो इट। आई एम होपिंग की जगह क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, आई होप। भले हम कह रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हिंदी में तो खुले हम बोलते हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। इस जर्नी हम लोग सब बोलते हैं हम उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। हिंदी में लोग खुले आम बोलते हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, ही इज थिंकिंग, तो ही इज थिंकिंग क्या हो गया? गलत हो गया। इसकी जगह क्या हो जाएगा? ही थिंक्स। इसमें एक चीज होता है, ध्यान रखिएगा, एक चीज होता है खास करके कि इन सब में ये एक्सेप्शन समझिएगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसको मैं पढ़ाता हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो थोड़ी सी बात आएगी, चर्चा होगी, अभी से इसको समझ के लीजिए ताकि समझ में रहे कि ये सारे जो काम अभी आपने लिखे मेंटल एक्शन के, जो मेंटल एक्शन के सारे काम लिख रखे हैं, ये एक तरह से क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है कि अगर आपको किसी से प्रेम है तो प्रेम है, नफरत है तो नफरत है, कुछ आपकी सोच है तो आपकी सोच है, ये एक तरह से स्टेबल माना जाता है। ठीक है, कि मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे चॉकलेट पसंद है, इसका मतलब बहुत कुछ रेयर होगा तभी आपको पसंद नहीं आएगा, यही मतलब होता है ना। यानी ये जो मेंटल एक्शंस होते हैं ये एक तरह से माना जाता है स्टेबल। यानी कि आप किसी को कहते हैं आई लव यू, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई तुम बुरा भी कर लोगे, मेरा कुछ बिगाड़ भी लोगे तो भी मुझे पसंद हो तो पसंद। आई लाइक चॉकलेट, तो इसका मतलब क्या है? आई लाइक हिल्स, इसका मतलब है कि कुछ बहुत असंभव होगा, कुछ बात ऐसी हो जाएगी तभी मेरी ये पसंद नहीं बदल जाएगी। नहीं तो लाइक मतलब पसंद करते मतलब एक परमानेंट हुआ। आई नो इट मतलब जानते हैं, मतलब जानते जानते का मतलब क्या है कि अब दिमाग में फिक्स हो गया, तभी तो जानते हैं। आई नो इट कहने का मतलब क्या कि बहुत पहले हमने सुना था, अभी मेरे दिमाग में, अगर नहीं जानेंगे तो हम बोलेंगे नहीं ये। आई बिलीव इन गॉड, इसका मतलब क्या? भगवान में यकीन है, मतलब यकीन है, और आज ही यकीन कर रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत पहले से कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो एक तरह से ये सारे जो है मेंटल एक्शन एक तरह से परमानेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसी में यह जो रूल है वो अगला रूल ये है कि अगर इसी को आप टेम्पररी मान लेते हैं, टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए, टेम्पररी का मतलब क्या हुआ? थोड़े समय के लिए। आप मान रहे कि बस आज हो रहा है, कल हो रहा है, अभी अभी हो रहा है, तो अगर थोड़े समय के लिए हो रहा है, कुछ वक्त के लिए हो रहा है, कुछ मोमेंट के लिए हो रहा है, तो कुछ वक्त के लिए हो रहा है, कुछ मोमेंट के लिए हो रहा है, तो आप इसको कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। अगर इसका मतलब ये होगा कि अगर आप किसी को कहते हैं कि आई एम लविंग यू, तो ये थोड़ा सा मीनिंग
अच्छा नहीं लगेगा इसलिए गलत है, सही हो सकता है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि मैं थोड़े थोड़े समय के लिए प्यार कर रहा हूँ, यानी मेरा प्यार परमानेंट नहीं है तुम्हारे लिए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए परमानेंट नहीं है, मुझे तुम पसंद आ रहे हो, मुझे तुम पसंद, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, आप मुझे अच्छे लगने लगे। तो जब आप कहते हैं कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, तब है आई लाइक यू, आई लव यू। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, यानी इसका मतलब पहले अच्छे नहीं, हिंदी में भी ऐसा होता है ना कि कोई अगर सब दिन से आपको अच्छा लगता है तो कहते हैं आई लाइक यू, आई लव यू। लेकिन आप कहते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे, इसका मतलब ये गलत सेंटेंस तो नहीं है, सही तो ये भी है। लेकिन इसका सेंस ये निकला ना कि पहले आप अच्छा नहीं लगते थे, अभी आप अच्छे लगे, अब लग रहे हैं। तो आई एम लाइकिंग यू अगर कह रहे हैं लविंग यू, तो इसका मतलब हो जाएगा टेम्पररी। इसलिए इस सेंटेंस को लोग नॉर्मली पसंद नहीं करते, कोई टेम्पररी के सेंस में यूज नहीं करना चाहता, इसको परमानेंट के सेंस में इस्तेमाल करना। तो अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो कंडीशन देगी, इसलिए आई एम लविंग यू आफ्टर द एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट के बाद मुझे तुमसे प्यार होने लगा, तो ये चल जाएगा। तो एग्जाम में जब पूछेगा कुछ कंडीशन लगा के पूछेगा, लाइक आई एम बिलीविंग इन गॉड आफ्टर एक्सीडेंट, कि जब से दुर्घटना घटी तब से मुझे कुछ ऐसा हुआ होगा कि मुझे भगवान में यकीन होने लगा। तो एग्जाम में जब पूछता है तो नॉर्मली अगर पूछेगा आई एम लविंग यू तो ये गलत है, आई एम थिंकिंग तो गलत है, वो कुछ ना कुछ कंडीशन देकर पूछेगा ताकि आपको एकदम सेंस बने, क्योंकि ये तो कह रहा है एक्सेप्शन कह रहा है टेम्पररी। तो सेंटेंस में टेम्पररी दिखाने वाला कुछ होना चाहिए, जैसे आफ्टर एक्सीडेंट या आफ्टर द एग्जामिनेशन, आफ्टर मीटिंग यू, आई एम बिलीविंग इन गॉड आफ्टर मीटिंग यू, कि भाई पहले उससे, आपसे मिलने से पहले भगवान में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आपसे मिलने के बाद भगवान में यकीन होने लगा है। तो इस तरह से कुछ उसमें वर्ड्स लिखा रहता है, इससे पता चलता है कि टेम्पररी एक्शन है। अगर वो वर्ड नहीं लिखा है तो आप इसको सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना लिखिए, यानी कुछ सेंटेंस में हिंट होना चाहिए जिससे पता चले कि, इसको लिख लीजिए, इस बात को लिखना है कि ये कंटिन्यूअस में तब होता है जब सेंटेंस में कुछ ऐसा हिंट है जिससे पता चले कि ये टेम्पररी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लो, जो ये एग्जाम्पल आया हुआ है सेंटेंस, जैसे कहते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एमए। तो ये बिल्कुल सही है कि आप जो एमए करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब अभी सोच रहे होंगे, जिंदगी भर बचपन से तो आपकी सोच नहीं होगी कि हमें एमए ही करना है, एमए करना है। तो कह रहे हैं मैं सोचता हूँ एमए कर लूँ, मैं सोचता हूँ एमबीबीएस कर लूँ, या मैं एमबीबीएस करने की सोच रहा हूँ, इसका मतलब अभी सोच रहे हैं और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। जब ये काम एग्जाम दे देंगे तो फिर सोचना बंद हो जाएगा ना, फिर तो आप करने में लग जाएंगे। तो सोचने का काम मतलब थोड़ी देर सोचा फिर बंद हो जाएगा, या तो आप उसे कर लेंगे या उसे भी छोड़ देंगे। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि आई थिंक यू आर अ गुड मैन, ध्यान देना, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ध्यान देना कितने मीनिंग में फर्क आ जाएगा, और ये सोच समझ के आपको बोलना है, यही सोच समझ के बोलना है। किसी को अगर आप कह रहे हैं कि आई थिंक यू आर अ गुड मैन, तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे पता है, मैं समझता हूं कि आप अच्छे आदमी हैं। इसका मतलब आप अच्छे आदमी, आपको अगर वो आप जेल में भी है, आपने हत्या भी कर दी है, आपको सजा भी हो गई है, तो भी सामने कह रहा कि मुझे पता है तुम अच्छे आदमी, यानी उसकी थॉट बदल नहीं रही। आप जेल में हैं, आप सजा काट रहे हैं, आपको सजा हो गई है, आपने हत्या कर दी, आपने चोरी कर लिया, आप गुनाह में पकड़े गए हैं, तो भी सामने वाला कह रहा है कि आई थिंक यू आर अ गुड मैन। आप मतलब आपकी स्थिति से उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा उस पर, वो कह रहा है मुझे पता है तुम अच्छे आदमी हैं। और अगर किसी ने ये कहा कि आई एम थिंकिंग यू आर अ गुड मैन, तो इसका मतलब क्या है, टेम्पररी, कि आपको इसका मतलब वो अभी सोच रहा है, यानी पहले वो आपको अच्छा आदमी नहीं समझते। जैसे हिंदी में कहते हैं मैं तो आपके विषय में कुछ और ही सोच रहा था, मैं तो आपको कुछ और ही समझ रहा था। तो आई एम थिंकिंग यू आर अ गुड मैन कह रहे हैं, इसका मतलब अब मुझे लगने लगा है, अब मैं सोचने लगा हूं कि आप अच्छे आदमी हैं। इसका मतलब अगर कोई आपको आई एम थिंकिंग यू आर अ गुड मैन कह रहा है, इसका मतलब पहले वो आपको अच्छा आदमी नहीं मानता था, सिंपल सी बात है। और आई थिंक यू आर अ गुड मैन का मतलब वो पहले भी आपको अच्छा मानता था, आज भी मानता और आगे, यानी ये स्टेबल फीलिंग है, ये स्थायी बात बता रहा है। ये जो बता रहा है ये एक स्थायी बात, ये परमानेंट बात बता रहा है, और ये सिर्फ अभी टेम्पररी क्षणिक बात कर रहा है। और इसका सीधा मतलब है कि आपको पहले वो पसंद, आप किसी को कहते हैं आई एम लविंग यू, इसका मतलब ये है कि मुझे पहले पसंद नहीं था, अब पसंद आने। इसलिए देखिएगा मैकडी के एड में और कई जगह मैकडी में लिखा रहता है आई एम लविंग इट, तो वो बिल्कुल सही है। तो वो जो आई एम लविंग इट लिखता है मैकडी में, आई एम लविंग इट लिखता है, वो यही कंसेप्ट से लिखता है। और कुछ लोग तो कह देते नहीं नहीं वो गलत लिखा है, तो बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। मैकडी में जो लिखा रहता है आई एम लविंग इट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्टली, और इसी रूल का इस्तेमाल किया है।
वो कहना ही यही चाहता है कि पहले मुझे मैकडी में खाना पसंद नहीं लगता था, या पहले मैं मैकडी में नहीं खाता था, या पहले मैं मैकडी नहीं जाता, लेकिन एक बार जो मैकडी में खाया तो अब मुझे अच्छा लगने लगा है। यानी आप अगर चाय नहीं पीते और किसी ने एक अच्छी चाय पिला दी और आपको बार बार पीने का मन होने लगा, आदत नहीं लगी है, मन होने लगा, तो आप कहेंगे आई एम लविंग टी। और जब मन हो गया, फिक्स हो गया, नहीं अब चाय पीने की आदत आपको लगे, तो आई लव टी। लेकिन अगर आपको पसंद ही आने लगा है, अभी अच्छा ही लगने लगा, तो कहेंगे आई एम लविंग टी। और आई लव टी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको चाय पसंद है, अब ये आपका परमानेंट नेचर बन गया है। और आई एम लविंग टी कह रहे हैं, इसका मतलब परमानेंट नेचर नहीं बना, अभी पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन परमानेंट आपकी आदत में शामिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो मेंटल एक्शन की बात हमने किया, या कोई दूसरी बात क्या, तो यही बात मैं आपको समझा रहा था, शुरू की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी काम अगर परमानेंट हो गया है, रेगुलर हो गया है, अक्सर होता है, बार बार होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना है। अब कोई काम बस अभी हो रहा है, थोड़ी समय के लिए हो रहा है, फिर कल होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसे काम को हम दूसरे टेंस में जाके बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वगैरह दूसरे में। तो ध्यान एकदम एक बात को दिमाग को समझा देना अच्छी तरह से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि ऐसा काम जो नेचुरली होता है, बार बार होता है, अक्सर होता है और होता ही रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही है कि वो काम रेगुलर होता है, बार बार होता है, एक तरह से परमानेंट है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि जो काम आप कह रहे हैं वो टेम्पररी है, बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, कभी गलती होगी नहीं। इसका मतलब ये है, कहना मैं चाह रहा हूं, या ग्रामर आपको कहना ये चाह रहा है कि जो काम अक्सर होता है, बार बार होता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, नॉर्मल है, नेचुरल है, परमानेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या किसी दूसरे टेंस में बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे आप वो कैसे बोल रहे, दैट डजंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कैसे बोले, लेकिन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। समझ में आगे बात? तो ये सारे जो रूल्स हैं, ये वो रूल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, जहां से कॉमन एरर बनता है, जो आपके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, कॉमन एरर के लिए जरूरी है। अभी एक रूल और है, ये कितने रूल था? 9 था, 9 था, ये 9 था। एक्सेप्शन को जोड़ लेंगे तो 10th हो जाएगा। एक रूल हम लोग अभी और डिस्कस करते हैं, रूल 10। ये कहता है शेड्यूल्ड एक्शंस, शेड्यूल्ड एक्शंस, ये वो इतने रूल है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। रूल और भी है टेंस में, रूल और भी टेंस में, जब मैं अलग अलग बैच में पढ़ाता तो टेंस के रूल अलग अलग पढ़ाता, वो बैच को देखकर ध्यान में रखते हैं। लेकिन उससे आपको कॉमन एरर नहीं बनता है। कॉमन एरर बनने वाले रूल ऑलमोस्ट सारे हो गए। अब बहुत सारे बैच में रिटन इंग्लिश होता है, किसी को लिखना है इंग्लिश, किसी को इंग्लिश बोलना है, तो उसके लिए फिर अलग अलग रूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन एरर के लिए, जो हम जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतने रूल्स जानना ही जानना है, इतने रूल को छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है? बिना इसके काम नहीं चलेगा। शेड्यूल्ड एक्शंस, शेड्यूल्ड एक्शन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई एक्शन जिसको आपने समय के हिसाब से निर्धारित कर दिया, समय के हिसाब से निर्धारित किया, और उस समय पर वो काम बार बार हो सकता है, इसको कहते हैं शेड्यूल्ड एक्शन, ठीक है? उस काम उस समय पर वो बार बार हो सकता है, उसको हम शेड्यूल्ड एक्शन कहते हैं, कि बार बार हो सकता है। शेड्यूल का मतलब ये हो गया निर्धारित, तो आपने एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया, और उस टाइम टेबल पर हो सकता है वो काम बार 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 होता है, तो उसको कहते हैं शेड्यूल्ड एक्शन। जैसे हम कहते हैं द बैंक क्लोजेस एट 4 PM, या हम कहते हैं आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 10 AM, कि हमारा हिंदी में कोई कहेगा हम 10 बजे हमारा स्कूल खुलता है, खुलेगा, खुलता ही रहता है, खुल ही जाता है। 4 बजे बैंक तो बंद हो ही जाता है, 4 बजे बैंक बंद होगा, बैंक को तो 4 बजे बंद होना है, हिंदी में। लेकिन ये शेड्यूल हुआ ना, बैंक तो 4 बजे बंद हो जाता है, बैंक को तो 4 बजे बंद होना है, बैंक तो 4 बजे बंद होगी। हिंदी में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। हिंदी में शेड्यूल्ड जो एक्शन है उसको आप कैसे बोल के कुछ भी, बैंक को तो 4 बजे बंद होना है, बैंक तो 4 बजे बंद होगी, बैंक तो 4 बजे बंद होने वाला होता है, बैंक को तो 4 बजे बंद होना होता है। हिंदी में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। तो ये शेड्यूल एक्शन, ये हमने लिखा कि द प्रिंसिपल मीट्स पेरेंट्स ऑन वेडनेसडे, ठीक है? तो
प्रिंसिपल जो है इसका मतलब क्या कि सिर्फ वेडनेसडे को ही मिलते हैं और हर वेडनेसडे को मिल सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को मिलना है प्रिंसिपल से तो वेंसडे को आए और हर वेंसडे को वो प्रिंसिपल से आके, मतलब एक शेड्यूल एक्शन हो गया कि अगर किसी पेरेंट को प्रिंसिपल से मिलना है तो वेंसडे को मिलेगा, या प्रिंसिपल को पेरेंट से मिलना तो वेंसडे को मिलेगा। तो एक शेड्यूल हो गया, निर्धारित हो गया। तो शेड्यूल्ड एक्शन का मतलब हो गया टाइम टेबल एक्शन हो गया, उस टाइम के हिसाब से वो काम होता ही रहेगा, बार बार होगा, अक्सर होगा, बारंबार होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड एक्शन। इसको क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड एक्शंस। तो जो काम शेड्यूल्ड हो गया, जो बार बार होता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता रहता है, ये वो शेड्यूल्ड, इसको कहते हैं शेड्यूल्ड एक्शंस। ठीक है। हालांकि कभी कभी इस चीज को लोग ध्यान ऐसे भी लिख देते हैं, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द यूएस नेक्स्ट मंथ कि प्राइम, ये भी एक तरह शेड्यूल एक्शन हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या कि ये बार बार नहीं होता है। तो जनरली हम इसको प्रीफर तब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह के स्ट्रक्चर, जब कोई शेड्यूल एक्शन बार बार होता है। आप लिखने को लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द यूएस नेक्स्ट मंथ, कि प्राइम मिनिस्टर जो है अगले महीने यूएस जाएंगे, क्योंकि ये शेड्यूल्ड होता है। प्राइम मिनिस्टर जाने से 6 महीने पहले तैयारी होती है, डेट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, कहाँ कहाँ जाएंगे वो फिक्स होता है, उस जगह का फिर निरीक्षण होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, तब जाके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आते हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहीं नहीं पहुंच जाते हैं, कहीं नहीं चले जाते। ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द यूएस नेक्स्ट मंथ, ये भी शेड्यूल एक्शन हो गया। लेकिन नॉर्मली शेड्यूल एक्शन में हम वो एक्शन ज्यादा प्रीफर करते हैं जो एक बार समय से निर्धारित कर दिया, फिर उस टाइम पर वो अक्सर बार बार होता रहता है, इसलिए ये सब एक्शन है। ये सब क्या है? शेड्यूल्ड है, और उसके बाद वो अक्सर उसी टाइम पर फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, है ना, रिपीट हो सकता है। और इसके रिपीट होने की संभावना नहीं है, कम है, कि हर महीने तो नहीं, अगले महीने एक बार के लिए हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे रूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो सारे रूल बताए जिससे डायरेक्ट कॉमन एरर आएगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के और भी रूल हो सकते हैं, उससे हमें ज्यादा लेना देना बहस नहीं है। अभी आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से ये 10 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 10 रूल में से एग्जाम में से एरर आना रहता है, इन्हीं 10 में से। ये 10 भी काफी है। अब इसके, ये तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी। अब हमें देखना है इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर की प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव बनाते हैं कैसे, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं वो। तो अभी तो इसको, और इसी टेंस में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, ये दो टेंस में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है। उसके अलावा जो टेंस होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 2 दिन में आपका टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन टेंस की क्लासेस अभी चलेगी। टेंस भी एक लंबा चैप्टर है, तो 10 से ज्यादा क्लासेस तो चलनी है टेंस में 10 से ज्यादा 10-15 क्लासेस में लग ही जाएगा, क्योंकि नाउन के बाद यही एक लंबा टेंस है। यानी नाउन 4 ही 5 चैप्टर इंग्लिश में बहुत लंबा है। एक नाउन, दूसरा नंबर, तीसरा प्रोनाउन, चौथा टेंस, ये काफी लंबे चैप्टर है। ठीक है। ये 4 चैप्टर जो काफी लंबे चैप्टर है, 10 से कम में तो ये बात ही नहीं बनती है। खैर, जितना भी लंबा चैप्टर हो, चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ही। सारा रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत बता दीजिएगा। कहीं कोई तरह की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे रूल्स ठीक से देख लीजिएगा, 10 के 10 रूल ठीक से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, और 10 में सारे रूल्स में से क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगली क्लास में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आना होगा। सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, सारी बातों को, और एडल्ट के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। अगली क्लास में स्ट्रक्चर के साथ मिलता हूँ। अपना अपना ख्याल रखिएगा।